Okay, good afternoon, everyone. I have completed my graduation from Indraprasth University, Computer Science Engineering Department, and I have been residing in Vaishali since past 2 years. As far as my hobbies are concerned, I have learned guitar from New Delhi YMCA, and I have been playing guitar since past 8 years, and I have been teaching the same since past 4 years. I have also learned Indian classical vocal from Gandharv Mahavidyalaya, and I have been teaching it since past 2 years as well. Apart from this, I have also been a part of a state level qualifier of Muqabla Hunar Bazoka, which was a singing reality show. Apart from this, I have been a part of the band Abhivadan the band, and I had my own band known as AVG. And apart from this, I have a very keen interest in music mixing and mastering. I've been performing live in live shows, band shows. I have promoted Vivo as well. So the reason why I want to become a civil servant is that I have always believed that we all have a social impact, and that circle of impact can be increased by the virtue of knowledge that we are gaining while becoming a civil servant. Another reason is this is the type of life, this is the kind of life I would like to live for the rest of my life. So we'll be starting today with the topic of inflation. ओके, इन्फ्लेशन का मतलब है, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं, इसका मतलब होता है राइज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस में राइज. विजिबल है ना पीछे? गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में राइज होना. गुड्स मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं, खाने की चीज़, पहनने की चीज़, और सर्विसेज में राइज होना जैसे हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज या इंश्योरेंस सर्विसेज या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, उनके अंदर राइज होना, दैट इज, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन. बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें प्रेजेंट करना चाहूँगा आप लोगों के सामने. फर्स्ट इज कि हम सभी लोगों ने अपने पेरेंट्स से ये चीज़ सुनी है कि पहले जो है ब्रेड जो है 58-54 इतने रुपए का आता था और आज के टाइम पे 24-25 रुपए का हो गया है. सेकेंड चीज़ हमने ये चीज़ देखी है कि जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था तब $1 का जो कॉस्ट था वो 3 रुपये था, और आज के टाइम पे क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 73 रुपीज़ चल रहा है. तो ऐसा क्या हुआ जो ये चीज़ यहाँ से यहाँ गई. ठीक है, ये दो चीज़ों का आंसर हमें एंड ऑफ द टाइम जब ये सारी चीज़ें खत्म होगी तो मिल जाएगा. ओके, नाउ इन्फ्लेशन ये समझ में आ गया. इन्फ्लेशन का बेसिक मतलब यही है कि महंगाई है ना, किसी जो रोज़ हम देखते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ आने वाले टाइम में महंगी होने वाली है, कुछ पर्टिकुलर टाइम में महंगी होने वाली है, हमें पता है ये चीज़. तो इन्फ्लेशन किस वजह से हो रही है उसको डिफाइन करते हैं हम दो पार्ट्स में. ठीक है, कि क्या रीजंस हैं कि इन्फ्लेशन हो रहे हैं, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश. ठीक है, इससे पहले, इसको बताने से पहले एक सिनेरियो आप लोग कंसिडर करिए. मान लो यहाँ पे एक शॉपकीपर 1 है, ये शॉपकीपर 2 है, ये शॉपकीपर 3 है. ठीक है, अब ये आदमी एक चीज़ को 10 रुपये का बेच रहा है, यही उसी चीज़ को 11 रुपये का बेच रहा है, ये जो है 10.5 रुपये का बेच रहा है उसी चीज़ को. ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका कंज्यूमर. ठीक है, इस कंज्यूमर को कोई चीज़ परचेज करनी है. अब मान लीजिए इसके पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है, तो ये क्या करेगा, पहले जाएगा देखेगा ये तो 10 रुपये का बेच रहा है, यहाँ जाएगा देखेगा 11 रुपये का बेच रहा है, यहाँ जाएगा देखेगा 10.5 रुपये का बेच रहा है, तो ये कहाँ से बाय करेगा, डेफिनेटली S1 से बाय करेगा. लेकिन जब इसके पास लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी का मतलब कैश फ्लो. ठीक है, पैसा है हमारे पास, हाथ में पैसा है स्पेंड करने के लिए. अगर वो उसके पास पैसा होगा और वो यहाँ गया 11 रुपये का खरीदने के लिए चला गया, S2 के पास गया, उसने उसको 11 रुपीज़ का वो चीज़ भेजा, तो वो सोचेगा नहीं खरीदने पहले, कंपेयर नहीं करेगा उस चीज़ को. तो अगर मान लो ये सिनेरियो होता है, इसके पास पैसे हो, इसने S2 से खरीद लिया, तो S2 को ये लगेगा कि भाई 11 रुपये में चीज़ बिक रही है, 11 रुपये में बेचो. इसके बाद S1 दिखेगा कि मैं अपनी चीज़ 10 रुपये में क्यों बेचूं जब लोग 11 रुपये में ही खरीद रहे हैं. S3 भी देगा 10.5 रुपये में क्यों बेचूं जब लोग 11 रुपये में खरीद ही रहे हैं. तो यहाँ से पूरा का पूरा जितना भी सर्कल रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज इन्फ्लेशन. ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं, इसको लीव इट. ओके, डिमांड पुल किस वजह से होती है? 2-4 चीज़ें हैं, इनकम, वेजेस, सेविंग एंड इनकम, वेजेस, सेविंग एंड वन मोर थिंग, डिस्पोजेबल इनकम. ओके, ठीक है, मान लो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपको पैसे ज़्यादा मिलने लग गए, आपकी इनकम बढ़ गई, वेजेस इज द सेम थिंग, सेविंग बढ़ गई, एंड डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम मैं थोड़ा मेंशन करना चाहूँगा. किसी भी आदमी को जो इनकम मिल रही है उसको हम तीन पार्ट्स में हायरार्की में समझ सकते हैं. ये पहला होता है नॉमिनल, रियल एंड थर्ड इज डिस्पोजेबल. इसका क्या मतलब है? नॉमिनल इनकम मतलब जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन खड़ा है, उसने उसका शोरूम था, उसने गाड़ी बेच दी, उसे जो पैसे मिले दैट इज उसकी नॉमिनल इनकम, जो उसको इन हैंड पैसे आए.
उसके अंदर से जब आप इन्फ्लेशन घटा दो, मतलब उस साल कितनी % महंगाई हुई उसको अगर हम उसमें से घटा दें तो हमें मिल जाएगा ये रियल इनकम मिल जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन माइनस कर दें उसके अंदर से। तो अब उस पूरे पैसे के अंदर से जितना उसने डायरेक्ट टैक्स दिया, इंडिया में खाली एक ही टैक्स है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम टैक्स ही लगता है हमारा, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। तो इनकम टैक्स जब वो दे देगा तो जो इनकम बचेगी उसके पास, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। ये डिस्पोजेबल क्यों बोला, क्योंकि डिस्पोज कर सकता है उस इनकम को वो, तो दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। इसी के अंदर से कुछ पार्ट ये सेव कर लेता है और कुछ पार्ट ये स्पेंड कर देते हैं हम लोग। जो पार्ट हम स्पेंड करते हैं इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो ये अगर डिस्पोजेबल इनकम कैसे इंक्रीज हो सकती है, अगर मान लो इसके ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, यहाँ से यहाँ पे आने, यहाँ पे से हम नॉमिनल या रियल में से इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, अगर वो चीज़ हम जो है रिड्यूस कर देते हैं या डायरेक्ट टैक्स को हम रिड्यूस कर देते हैं तो ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगी लोगों के पास खर्च करने के लिए। जितना लोग खर्च करेंगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। ये हो गया पहला रीज़न। दूसरा रीज़न हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमें हमेशा ये लगता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे, गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करे लोगों के ऊपर, बट दैट इज नॉट ट्रू। इसका एक एग्जांपल मैं क्लास के एंड में देना चाहूँगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने से प्रॉब्लम क्या हुई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मान लो कोई एक स्कीम है, पेंशन की स्कीम है या मनरेगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है। अगर मान लो पेंशन स्कीम पर बहुत ज़्यादा किसी गवर्नमेंट ने खर्च किया तो एक सेट ऑफ लोग जो पॉपुलेशन के अंदर हैं उनका जो एसेट होगा बढ़ जाएगा, है ना। मान लो पेंशन जो पेंशन धारक लोग हैं उनके पास पेंशन बढ़ गई तो वो ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। अब वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो फिर वही वाला केस आ जाएगा, एक पर्टिकुलर आदमी जो है ज़्यादा स्पेंड करेगा तो सर्कल रेट सबका बढ़ जाएगा, अगेन इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक। ये सब डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब जो कंज्यूमर की साइड से हो रही है ना, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट हम उसमें देखेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को देखने के बहुत सारे और मॉनेटरी तरीके हैं, बट हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी जो एक आदमी के पास होता है, ठीक है। क्योंकि ब्लैक मनी को कोई भी स्पेंड करेगा तो लग्जूरियसली, एक्स्ट्रावेगेंटली स्पेंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ब्लैक मनी वो अमाउंट ऑफ मनी है जो हम एक्सेसिवली स्पेंड करते हैं। तो जितना एक्सेसिवली स्पेंड करेंगे अगेन डिमांड बढ़ेगी और उतना महंगे में हम खरीद पाएंगे, अगेन इन्फ्लेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉरेन ग्रोथ। मान लो ये ए कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है बी, ठीक है। यहाँ पे लोगों, मान लो कि यहाँ पे ग्रोथ हुई, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई कि लोगों की इनकम बढ़ने लग गई इस कंट्री की, और ये वाली कंट्री है बी। यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये लोग चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, बी में जो चीज़ बन रही थी वो बी के लोग ही कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से क्या हुआ, जो चीज़ यहाँ बन रही थी ये लोग भी मांगने लग गए और ये लोग भी इंपोर्ट कराने लग गए। तो इस चीज़ की जब डिमांड बढ़ी तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ। और यहाँ अब अगर यहाँ चीज़ महंगी मिलेगी तो आदमी सोचेगा कि भाई फॉरेन से क्यों मंगाएं, अगर डोमेस्टिकली मिल सकती है तो मैं डोमेस्टिकली ले लूँ। अब यहाँ पे भी इन्फ्लेशन हो जाएगा उसकी वजह से। तो फॉरेन ग्रोथ होने से सिर्फ ना ही उस कंट्री की, इसके अलावा दूसरी कंट्री जो एग्जिस्ट कर रही है वो भी और उसकी अपनी कंट्री, दोनों जगह इन्फ्लेशन हो गई। ऑल्दो एक पॉजिटिव साइन भी है कि यहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है, हम अपना डोमेस्टिक ग्रोथ भी बढ़ाना चाह रहे हैं, अपना जो है डिमांड कंप्लीट करने के लिए, पॉजिटिव चीज़ भी है, बट ये इन्फ्लेशन का एक पार्ट है। पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा डिमांड, उतना ज़्यादा चीज़ों की मांग और उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन। इसका लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन मतलब ऐसा समझना कि इन्फ्लेशन होने वाला है। हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे चीज़ बहुत देखी है, जब पीक में लॉकडाउन था तो हमको ये लग रहा था कि भाई ये चीज़ें मिलने बंद हो जाए तो इनकी सप्लाई बंद हो जाएगी, ये चीज़ें महंगी होने वाली हैं। तो हम क्या कर रहे थे, सब चीज़ें अकोमोडेट कर रहे थे। ऐसा सोचना भी कि इन्फ्लेशन हो जाएगा, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। हम सोचेंगे कि ऐसा इन्फ्लेशन होने वाला है, दाम बढ़ने वाले हैं, चीज़ें खरीद लो, हमने ये सोच के ही डिमांड बढ़ा दी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गया। ये था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश के अंदर पहला पॉइंट, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, इंक्रीज इन रेंट। मान लो जहाँ पे मैगी का प्लांट लगा हुआ है, ये तो खैर बड़ी कंपनीज हैं, ये लोग मैनेज कर लेते हैं, बट अगर कोई छोटी कंपनी जिसका प्लांट लगा हुआ है और वो ज़मीन ही महंगी हो गई या उसके रेंट महंगे हो गए, तो वो उसको अकोमोडेट करने के लिए ये, अच्छा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ बाजार में बिक रही है उसका कॉस्ट ही महंगा हो गया है ना। एक तो ये था कि हमने डिमांड बढ़ा के उसकी शॉपकीपर को ये रियलाइज़ कराया कि भाई ये चीज़ महंगी हो गई। दूसरा ये है कि वो चीज़ जो बाजार में बिक रही है वही ऑलरेडी महंगी है, ठीक है। तो वो कैसे हो सकती है कि अगर जिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ पे लगा हुआ है, मान लो उसका रेंट बढ़ गया या वहाँ का लेबर कॉस्ट बढ़ गया,
तो उसकी वजह से वो चीज़ महंगी हो जाएगी, उसको अकोमोडेट करने के लिए वो कंपनी जो है चीज़ों के प्राइस बढ़ा देगी। दूसरा यहाँ पे मैंने इंक्रीज इन इनकम लिखा है, यहाँ भी इंक्रीज इन इनकम लिखा है। इन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है, यहाँ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो जो चीज़ें उस चीज़ को बनाने में लग रही हैं, है ना, चाहे वो लैंड है चाहे लेबर है जो काम कर रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। लेबर जो किसी चीज़ को बनाने वाला था उसको हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं उस चीज़ को बनाने के लिए, वो किस वजह से हो सकता है? मान लो लेबर यूनियन है, उसने जो है एक प्रदर्शन कर दिया, सब लोगों ने मिलकर कि भाई हम काम नहीं करेंगे। जनरली हमें फैक्ट्रीज में देखने को मिलता है, रूरल फैक्ट्रीज में हमें देखने को मिलता है, इनफैक्ट दिल्ली में भी हमें देखने को मिलता है जितने इंडस्ट्रियल एरिया। तो उन लोगों ने प्रदर्शन कर दिया कि भाई हम लोग जो है काम नहीं करेंगे, तो जो है प्रेशर में आके उस कंपनी को जो है उनको जो है ज़्यादा पैसे देने लगे और अकोमोडेट करने के लिए वो सारा का सारा प्रेशर जो है लास्ट एंड कंज्यूमर के ऊपर आ गया। नेक्स्ट, बिजनेस मोनोपोली। बिजनेस मोनोपोली का मतलब क्या है कि मार्केट में एक किसी चीज़ को बेचने वाला एक ही आदमी है। जैसे आज के टाइम पे हम लोग मोबाइल सब्सक्राइबर की अगर बात करें तो हमारे पास 3 है, जैसे जियो है, वोडा आइडिया वोडाफोन जो कि 1 हो चुका है, और तीसरा एयरटेल। ठीक है, अगर इसको हटा के मान लो अगर जियो ही होता हमारे पास खाली, ठीक है, और जियो अगर अंबानी सर हमें ये बोल देते कल को कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी मैं प्लान्स बना रहा हूँ, आज कल 300 रुपये के थे, परसों जो है 500-600 रुपये के हो जाएंगे, और बेचने वाले वही हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसिटी चीज़ है हम लोगों के लिए, बहुत नेसेसरी चीज़ है। तो हम उस चीज़ को उससे हट नहीं सकते, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। बिजनेस मोनोपोली तो 2 चीज़ वो लोग चेंज कर सकते हैं, क्या? एक प्राइस, दूसरा क्वांटिटी। दोनों से क्या फर्क पड़ेगा? प्राइस बढ़ा दिया क्योंकि एक ही आदमी था मार्केट के अंदर उस चीज़ को बेचने वाला, तो मजबूरी में हमें लेना पड़ा। दूसरा, क्वांटिटी रिड्यूस कर दी। अगेन अगर अंबानी सर बोल देते कि भाई मैं जो है 10 ही लोगों को प्लान दूंगा बस, तो उस चीज़ की मारामारी हो जाएगी, अगेन इन्फ्लेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कुछ परसेंटेज पे लगता है। जैसे मान लो अगर 100 रुपए की चीज़ है, उस पर अगर 1% इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है तो वो 101 रुपए की हो जाएगी। अगर 2% टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, 102 रुपए की हो जाएगी, एंड सो ऑन। इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से कॉस्ट बढ़ गई उसकी, इसका यही मतलब है। ओके, लास्ट टॉपिक है इसका एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट रिड्यूस हो जाता है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। इसका मतलब क्या है कि पहले मान लो एक डॉलर और मान लो आज 70 रुपये, 30 रुपये और 70 रुपये, ठीक है। ये $1 जो है पहले 30 रुपये का हुआ करता था, बाद में $1 70 रुपये का हो गया। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मुझे बाहर से सामान कुछ इंपोर्ट करना है या अपने डोमेस्टिक जगह पे कोई चीज़ मुझे मैन्युफैक्चर करनी है, तो मुझे बाहर $1 की किसी चीज़ को खरीदने के लिए पहले 30 रुपये देने पड़ रहे थे, और अब वही चीज़ खरीदने के लिए 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। और ये चीज़ें कि जो एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मतलब मायने रखता है, वो कई सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, ठीक है। एक्सचेंज रेट जितना कम होगा उतना ज़्यादा हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू अलग। और ये वाला जो पॉइंट था मेरा स्टार्टिंग का कि 3 रुपये हमारा स्टार्टिंग में $1 के इक्वल था, बाद में जाके 73 रुपये कैसे हो गया? क्योंकि हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन उनका रेट ऑफ इन्फ्लेशन अलग अलग स्पीड पर आगे बढ़ा। हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो अमेरिका में इन्फ्लेशन हुआ और हमारा इन्फ्लेशन हुआ, उन दोनों के जो रेट था उसमें चेंज हुआ। अगर ये भी उसी रेट से बढ़ रहा होता तो बराबर ही हो जाते घूम फिर के। ओके, ये बात हुई कि इन्फ्लेशन क्यों हुआ। I have a question. Increase in the fuel prices can lead to which kind of inflation? Increase in the fuel prices? सर मोस्टली इन्फ्लेशन जितने होते हैं वो मिक्स्ड इन्फ्लेशन होते हैं, ठीक है। इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है, ये कॉस्ट पुश भी है और डिमांड पुल भी है। क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी है, तो अगर वो उसकी डिमांड हमेशा राइजिंग है इस पॉइंट पे। अगर हम इलेक्ट्रिक चीज़ों की तरफ ना जाएं तो डिमांड आज के टाइम पे एवर इंक्रीजिंग है, तो डिमांड पुल भी है और कॉस्ट इंक्रीज कर देगा वो। सर दोनों मिक्सड ही रहते हैं हमेशा। गुड एग्जांपल ऑफ दिस सर गर्ल, have you ever noticed this thing कि जब डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो दूध के प्राइस बढ़ जाते हैं? बेसिक हाँ, उसका रीजन इज ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली उस चीज़ की फाइनल कॉस्ट पुश हो गया ना। हाँ, कॉस्ट पुश हो गया, ठीक है। गो अहेड। ओके, दिस वाज कि हम इन्फ्लेशन होता क्या है। पहले हमने देखा कि भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके बाद इन्फ्लेशन के रीजंस को हमने कैटेगराइज किया कि 2 तरह के कैटेगराइजेशन है इन्फ्लेशन में, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन हमेशा बुरा नहीं है। ओके, मिटा दिया। अगर ऐसा हम लोग जनरली देखते हैं भाई महंगाई बढ़ गई, क्या वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? इन्फ्लेशन हमेशा बुरा नहीं है। अगर 3 से 4% का जो इन्फ्लेशन होता है ना, उसको हम लोग एक हेल्दी इन्फ्लेशन मानते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? इन्फ्लेशन क्या डिनोट करता है कि भाई मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या है? ऐसा देखा जाता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ है,
ठीक है। इसकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं या फिर किसी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग हैं वो चीज़ अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन बढ़ना जो है एक इशू ही है हमारे लिए। इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 साल में एक बार ये डिसाइड करता है कि कितना % इन्फ्लेशन होना चाहिए। 2016 से लेकर 2021 तक का हमारा जो टारगेट है वो 4% इन्फ्लेशन का है। अगर इसमें ±2% का मार्जिन रखा जाता है, इसका मतलब कि अगर 6% से ऊपर चला गया या 2% से नीचे चला गया इन्फ्लेशन, तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे टारगेट फेल हो गए हैं फॉर कंसेक्यूटिवली 3 क्वार्टर्स, मतलब 9 महीने लगातार अगर जो है इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहा या फिर 2% से नीचे रहा महंगाई, तो हम देखते हैं कि भाई इसका मतलब ये होता है कि फेल हो गया, हमारा जितना टारगेट था वो फेल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा बहुत छोटी सी चीज़ है कि हम कैटेगराइज करने वाले हैं कि इन्फ्लेशन जितना % इन्फ्लेशन है उससे हम कैटेगराइज करेंगे कितना 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 इन्फ्लेशन है। सबसे पहले आता है क्रीपिंग, उसके बाद वॉकिंग, रनिंग, इसको ट्रॉटिंग भी कहते हैं, और गैलोपिंग एंड गैलोपिंग, हाइपर, मिक्स्ड, डिस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और बॉटलनेक, ठीक है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जब 3% तक इन्फ्लेशन रहता है, जो कि एक हेल्दी इन्फ्लेशन है, 3% तक अगर रहे, इससे कम रहे तो नहीं, बट 3% तक जब इन्फ्लेशन रहता है उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। 3% से 10% वॉकिंग ट्रॉटिंग, 10% से 20% रनिंग, 20% से 100% गैलोपिंग, और अप टू 1,00,000% हाइपर इन्फ्लेशन। ये हम बहुत सारी कंट्रीज में देखते हैं, जो कि वेनेजुएला में है और जिम्बाब्वे के अंदर वन ऑफ बेस्ट एग्जांपल्स इसका है, ठीक है। मिक्स्ड इन्फ्लेशन, जनरली सारे इन्फ्लेशन मिक्स्ड इन्फ्लेशन ही होते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि अगर हमारी जो है 1990 से पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो हमारे पास इतनी, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जो हम बनाएंगे वो हम कंज्यूम करेंगे, ना ही एक्सपोर्ट करेंगे ना ही हम इंपोर्ट करेंगे। तो उस टाइम हो क्या रहा था, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो जो चीज़ें डेवलप हो रही थी उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा था। तो पहली बात तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और दूसरा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली राइज हो रही है और हम बाहर से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ती जा रही है बट सप्लाई उतनी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहीं की वहीं है। इसलिए ये दोनों की दोनों इन्फ्लेशन का एग्जांपल है, जैसे मिक्स्ड इन्फ्लेशन एग्जांपल। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है, ये डिफ्लेशन नहीं है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि एक साल 2% का इन्फ्लेशन हुआ, दूसरी साल 4% का, तीसरे साल 6% का, तो यहाँ 2% बढ़ा, यहाँ 2% बढ़ा, ठीक है। और अगर ये रेट कम हो जाए, डिसइन्फ्लेशन मतलब कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो जाए, तो ये 6 के बाद मान लो 7% हुआ, तो ये 1 ही % बढ़ा, इसका मतलब ये डिसइन्फ्लेशन है, मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होना, रेट कम होना, इन्फ्लेशन डिफ्लेट नहीं हो रहा है। अगर ये 7% से जो है 1% पे आ जाए, दिस इज डिफ्लेशन। बॉटलनेक इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, सप्लाई टूट जाना। मान लो ये सप्लाई है, ये है डिमांड, ये वो लोग जो हैं जो इस सप्लाई की डिमांड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिजास्टर आ गया, मानो इस किसी ईयर में डिजास्टर आ गया, तो सप्लाई कट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो लगे होते खराब हो गए। बिहार में हमेशा जो है फ्लड्स आती रहती हैं, उड़ीसा में साइक्लोन्स आते रहते हैं, और भी हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस है बहुत सारी, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई, या फिर जो है या सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खराब हो गया हमारा, तो सप्लाई खत्म हो गई, बट डिमांड तो अभी भी उतनी है, तो ये बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं हम इसको, इमीडिएटली सप्लाई कट हो जाना, ठीक। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को मैनेज कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए 2-4 चीज़ें हमारे पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो कि यही डिनोट करता है, ऑब्वियसली हमने ये चीज़ देखी थी कि वो डिसाइड करता है कितना % इन्फ्लेशन होना चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ईयर्स, वही ये डिसाइड करता है कितना मैनेज कैसे किया जाए इसको। रेपो रेट, MSF, बैंक रेट, SLR, CR, ये कुछ चीज़ें हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब समझते हैं क्या है। मान लो ये बैंक है, लाइट हो गया बहुत, मान लो ये RBI है, और ये है हमारा बैंक, और ये है हमारा कंज्यूमर या फिर बोरोवर, ठीक है।
अब बैंक के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है, या तो जो लोग इसके अंदर पैसा जमा करते हैं और जब ये लोन देता है तो उसके इंटरेस्ट से इसको पैसा आता है। दूसरा, जब ये बैंक कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देता है तो उसका इंटरेस्ट इस बैंक को मिलता है। थर्डली, आरबीआई से जब ये लोन लेता है तो इसको पैसा मिलता है, ऑल्दो इसका ये इंटरेस्ट चुकाता है बट हम इसे मान सकते हैं। अब क्या है, मान लो आरबीआई जिस रेट पे बैंक को लोन देता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। मान लो ये 5% है, तो जिस रेट पे बैंक कंज्यूमर को देगा ये 5% तो होगा नहीं, इससे ज्यादा ही देगा। अगर 5% पे बैंक खुद आरबीआई से ले रहा है तो 10% पे दे दिया मान लो। अब रेपो रेट को चेंज करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। कैसे? रेपो रेट को चेंज करने से लिक्विडेशन कंट्रोल होता है मार्केट के अंदर। लिक्विडेशन का मतलब कितना पैसा फ्लो हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। वो कैसे कंट्रोल है? मान लो अगर हम रेपो रेट को इंक्रीज कर देते हैं, 10% कर देते हैं, अभी 10% पे बैंक को आरबीआई से लोन मिल रहा है तो 10% पे देगा नहीं, ये भी बढ़ा देगा इसको, ये मान लो हो गया 15%। तो लोग यहाँ पे कंज्यूमर देखेगा कि भाई 15% पे लोन मिल रहा है तो वो लोन क्यों लेगा इस टाइम पे। इस वजह से क्या होगा, जितना कम लोन लेगा उतना कम पैसा उसके पास आएगा, उतना कम लिक्विडेशन रहेगा, उतना कम डिमांड क्रिएट करेगा, उतना कम चीजें खरीदेगा। वो दिख रहा है पीछे विजिबल है, ठीक है। तो उतना कम जो है, उतना कम मार्केट में लिक्विडेशन रहेगा और उतना ज्यादा इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल होगा। रेपो रेट बढ़ाने से उतना कम पैसा लोगों के पास पहुंचेगा, उतना कम पैसा लोगों के पास पहुंचेगा, उतनी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रुक जाएगा। इसका उल्टा देखते हैं, अगर ये 5% की जगह 2% कर दें हम, तो यहाँ पे ये 10% की जगह 3% पे मान लो लोन दे रहा है, तो कंज्यूमर देखेगा कि सस्ते लोन मिल रहे हैं, ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी मार्केट के अंदर और उतना ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ाने का तरीका है। बट इसके अलावा भी बैंक के पास बहुत सारा पैसा होता है। ये तो रेपो रेट की बात है। ऐसा रेपो रेट अगर 2 से 14 दिन के लिए पैसा दे रहा है बैंक को आरबीआई, तो ये रेपो रेट कहलाता है। अगर अप टू ओवरनाइट दे रहा है पैसा आरबीआई बैंक को, तो एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहलाता है। और बैंक रेट कहते हैं अगर वो ग्रेटर देन 14 डेज, मतलब 14 दिन से ज़्यादा के लिए देता है तो बैंक रेट पे देता है, उसका नाम है। ऑल ये सब चीज़ रेपो रेट ही है। अब इसकी बात करते हैं इन दोनों से कैसे होता है। ये रिजर्व जो आरबीआई है, आरबीआई को भी लीव करते हैं। बैंक जो है, बैंक के पास जितना पैसा है वो एनडीटीएल है। एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या होता है, इसमें 2 चीज़ है, डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या है, बैंक के पास की ऐसी लाइबिलिटी जो उसको ऑन डिमांड कंप्लीट करनी है, जैसे कैश ऑन डिमांड देना पड़ता है, या डीडी। डिमांड लाइबिलिटी का मतलब है ऐसी लाइबिलिटी जो बैंक को ऑन डिमांड कंप्लीट करनी है, जैसे कैश और डीडी। आप चले जाओ बैंक के पास मांगने, आपको इमीडिएटली वो मिलता है। टाइम लाइबिलिटी जो कुछ मैच्योरिटी पीरियड के बाद जो है बैंक को वापस करनी पड़ती है, जैसे फिक्स डिपॉजिट कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस करनी है। तो अब क्योंकि अगर जो बैंक है हमारा इतना सारा पैसा, अगर उसके पास जितना भी 100% पैसा है, अगर वो सारा का सारा लोगों को दे देगा तो लिक्विडेशन मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है पहली बात तो सिक्योरिटी नहीं है इस पैसे की। इस सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए आरबीआई कहता है कि इस पूरे नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का जितना पैसा आपके पास है उसका 3% मेरे पास सीआरआर रखवाओ। और सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो मेरे पास आरबीआई में रखवाओ। और ये सिक्योरिटी है इसलिए इसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेकंड, एनडीटीएल का ही 18.5%, ये चेंज होता रहता है बट आज के टाइम पे ये चल रहा है। आप एसएलआर रखवाओ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो अपने पास रखो, ठीक है। 18.5% जो है इतना पैसा बैंक के पास रहेगा और 3% जो है आरबीआई के पास रहेगा। ऑलमोस्ट 21.5% के आसपास या 21% के आसपास पैसा जो है स्टेशनरी हो जाता है और बचा हुआ 79% के ऊपर वो जो है लोन देता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं मार्केट के अंदर जो पैसे का फ्लो बढ़ा रहे होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवोक करती है कि आप जो है टी बिल्स खरीदिए, बॉन्ड्स खरीदिए, डिबेंचर्स खरीदिए, ठीक है। ये हुई। अब ऐसा इन सबको अगर बढ़ा दें, इन सबको ही बढ़ा दें अगर, तो रेपो रेट इन सब चीज़ों को तो हमने देख लिया। बट रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, इन सबको बढ़ाने से जो है पैसा स्टेशनरी हो जाएगा। पैसा स्टेशनरी होने का मतलब ज़्यादा महंगे, यहाँ पे ज़्यादा महंगे लोन मिलेंगे, ज़्यादा महंगा इंटरेस्ट होगा, लोग कम लेंगे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, सॉरी इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी। तो ये हमने देखा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। लास्ट टॉपिक है इसके बाद जो कि इफेक्ट क्या पड़ता है इन्फ्लेशन का चीज़ों पे। जब इन्फ्लेशन हो रहा होता है तो लेंडिंग और बोरोइंग में क्या क्या चीज़ होती है।
जब इन्फ्लेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे बोरोवर्स को बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम मार्केट के अंदर लिक्विडेशन है। तो अगर मान लो कोई आदमी कोई पैसे चुकाने वाला था 12 महीने में, वो उसने 8 ही महीने में चुका दिए, तो ये बीच का 4 महीने का जो इंटरेस्ट इसको लेंड करने वाले को देना था वो उसको नहीं मिला। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेंड करने वाला जो आदमी था वो ज़्यादा लेंड नहीं कर पाएगा। पहली बात क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। दूसरी बात ये कि मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडेशन है, तो लोग लोन लेंगे क्यों, है ना? अगर ऑलरेडी मार्केट में लिक्विडेशन है तो लोग लोन लेंगे क्यों, और जो ले रहा है वो जल्दी चुका रहा है, तो इस टाइम पे बोरोवर को फायदा हो रहा है, लेंडर को बहुत घाटा हो रहा है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट। अगेन हमने ये चीज देखी है कि इन्फ्लेशन जो है इस चीज को डिनोट करता है कि मार्केट में प्रोडक्शन इंक्रीज होने वाली, यानी एंटरप्रेन्योर्स का काम, मैन्युफैक्चरर्स का काम बढ़ने वाला है, इसलिए लोग इन्वेस्ट ज्यादा करना पसंद करते हैं। साथ में इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस हो रखे होते हैं, तो लोग जो है ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं इस टाइम पे। सेविंग हमेशा इरोड हो जाती है। अगर पैसा आपके पास कैश में रखा है, इसमें भी एक क्लॉज ये है कि अगर आपका बैंक जो, मान लो अगर उस साल 1% का इन्फ्लेशन था, मतलब चीज़ों का दाम 1% डिवैल्यू हो रहा है, और बैंक आपको जो है 2% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो 1% आपका पैसा जो है बच जाता है। बट अगर इसका उल्टा हो जाए कि 2% इन्फ्लेशन हो रहा है और 1% बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है जहां आपने जमा कर रखा है, तो आपका पैसा जो है इरोड हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आपने कैश रखा हुआ है तो 100% इरोड हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ, टैक्सेशन। अच्छा, अभी तक हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में देख रहे थे कि 101 रुपए की चीज के ऊपर 1% टैक्स लगा, तो 100 रुपए की चीज पे 1% टैक्स लगा तो 101 की हो गई। अगेन 100 की चीज पे 2% टैक्स लगा तो 102 रुपए की हो गई। बट यहाँ ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वो 101 रुपए की चीज के ऊपर 1% टैक्स लगा तो 101 से ज्यादा हो जाती है। ये मैंने समझाया था स्टार्टिंग में कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होती है, चीज का दाम ही बढ़ गया तो उस पर चाहे उतना ही टैक्स लग रहा हो, बट वो कॉस्टली हो जाएगी। बट टैक्सेशन यहाँ पे क्या है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, 101 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है और उसके ऊपर जीएसटी पहले 5% लग रहा था, और अगर वो 105 रुपये की हो गई और उस पर अभी भी 5% जीएसटी लग रहा है, तो जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाएगा। ये हुई इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात। डायरेक्ट टैक्सेस की बात जब हम करेंगे, तो मान लो कोई आदमी एक साल में जो है के पास जो है 10 रुपये का कोई एसेट पड़ा हुआ था, अगले साल वो एसेट जो है 20 रुपये का हो गया, बट हमें तो लग रहा है कि इस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई, बट एक्चुअली में घाटा हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये एक टैक्स स्लैब में आ रहा है और ये ऊपर वाले टैक्स स्लैब में चला गया, तो यहाँ टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ भी जो है इन्फ्लेशन की वजह से टैक्सेशन में भी, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी प्रॉब्लम है। इसके बाद एक्सचेंज रेट, क्योंकि करेंसी डीवैल्यू हो रही है। पहले ब्रेड वही 30 रुपये, पहले जो है 10 रुपये की ब्रेड मिल रही थी, अब वही ब्रेड 30 रुपये की मिल रही है, करेंसी डीवैल्यू हो रही है, इसलिए एक्सचेंज रेट गिरता चला जाएगा। अगेन हमारा और अमेरिका का जितना भी एक्सचेंज रेट का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो अलग अलग है, ये भी एक इसके अंदर रोल प्ले करता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इस टाइम पे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे, मान लो अगर एक सेकंड, पहले $1 में 30 रुपये आ रहे थे और अब जो है $1 में 70 रुपये आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है करेंसी डिवैल्यू हो गई है। तो इससे क्या है कि जो आदमी बाहर से हमारा कोई सामान खरीद रहा होगा, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है इस टाइम पे, इसलिए वो ज़्यादा सामान खरीदेगा, तो हमारे कंट्री से सामान ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट होगा, इस वजह से एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसके कॉन्ट्ररी इंपोर्ट जो है डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे बाहर का सामान खरीदने के लिए पहले 30 रुपये देने पड़ रहे थे वही $1 की चीज़ खरीदने के लिए, अब मुझे वही $1 की चीज़ खरीदने के लिए मुझे 70 रुपये देने पड़ रहे हैं, इसलिए इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं। वेजेस जो होते हैं, जितने भी वेजेस हैं हमारे, उसकी फेस वैल्यू बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में जो है इन्फ्लेशन हो रहा होता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट इन्फ्लेशन। थैंक यू।